कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। और आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ऑफ आवर 20 डेज़ प्लस जो कि हमने ली है। और इस प्लेज में मैं एसएसटी पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ और भी मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और साइंस के कुछ चैप्टर्स भी इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि मैथ्स और साइंस के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएँ। और एसएसटी के तो सारे के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कराएंगे ही। तो आज इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर मैंने उठाया है क्योंकि आज पहला दिन है, तो मैं सबसे छोटा चैप्टर जो कि है वो मैंने उठाया है। और एनसीईआरटी में तो तब भी ये बड़ा दिया है, तो तुम लोग कहोगे कि भैया अब उससे छोटा क्या हो सकता है। हाँ, उससे छोटा हो सकता है। तो ये नोट्स मैंने तब बनाई थी, आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले मैंने ये नोट्स बनाई थी। क्योंकि मैंने इस नोट्स में मतलब अगर तुम एक पैराग्राफ को देखोगे तो वो एक लाइन में मैंने बताया है। कैसे वो सारी चीज़ें अभी आगे पता चलेंगी। तो तब तक आगे बढ़ते हैं। और पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये पीडीएफ आखिर ये नोट्स हैं कितनी। तो ये तुम देख रहे हो बस इतना। और ये लगभग पूरी 2 पेज भी नहीं है, ठीक है। ये पूरी 2 पेज भी नहीं है, 2 पेज से भी कम है। तो अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतने बड़े चैप्टर को इतने छोटे में कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। पेपर में जो तुम्हारी लिखने की कला है वो तुमको सिर्फ पेपर में दिखानी है। अभी तुम्हें लिखने से ज़्यादा समझने की कला पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। और तुम ये मत सोचना कि मैंने इसमें कुछ नहीं मतलब कुछ भी छोड़ा है, क्योंकि तुम इसे बुक से मिला सकते हो। सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखा गया है। और जब अभी मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई होप। और अगर कोई डाउट्स तब भी नहीं क्लियर होता है तो इंस्टा पे तुम मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ लगा कि भैया को ये इंक्लूड करना चाहिए था तो तुम ये बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, और ये उसकी नोट्स हैं और इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स की नोट्स दी हैं, तो वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो डेवलपमेंट चैप्टर है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और ये विकास किसी का नाम नहीं है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो विकास का मतलब होता है किसी चीज़ की ग्रोथ। तो अब यहाँ पर ग्रोथ कई सारे टर्म्स में हम ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तुम्हारी जो पहली सब हेडिंग है वो ये है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ठीक है। यहाँ पर हम चलो इसको ले आ लेते हैं। तो यहाँ पर जब तुम देखते हो, ओके, ये तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस है, ये तुम्हारी पहली हेडिंग है। यहाँ तुम देख सकते हो डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल्स मतलब क्या होगा, मतलब कि सबकी जो विकास की परिभाषा है सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। ज़्यादा हिंदी हो गई। मतलब कि जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग होगी। तुम्हारे लिए डेफिनेशन क्या होगी, तुम्हारे लिए डेफिनेशन होगी कि तुम्हारे मार्क्स जितने पहले आते थे उससे थोड़े और अच्छे आने लगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए डेवलपमेंट होगा। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जल्दी से 500 हो जाए, 1000 हो जाए और भी होते चले जाएं। मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा। तो इसी तरह जैसे तुम्हारे लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग है, वैसे ही और भी कई लोगों के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग होगी। कैसे, जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई जॉब करता होगा कहीं, तो उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी, उसकी प्रमोशन हो, ठीक है, उसका प्रमोशन हो, उसकी सैलरी बढ़े, उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग ये होगी। और एक गरीब इंसान जो कि खेती करता है उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी कि उसके जो ग्रेन्स हैं वो और अच्छे से ग्रो हों, और अच्छे से ग्रो होने के साथ साथ जो उनकी कॉस्ट है जिस पे वो उसे बेचता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग ये होगी। सो आई होप कि इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसे कि तुम यहाँ पर पहली लाइन देख सकते हो, ज़रा कलर चेंज किया जाए तो थोड़ा और मज़ा आएगा। तो यहाँ पर तुम जैसे देख सकते हो कि डिफरेंट, ये तो रेड ही है, एक मिनट, लगता है सारे रेड हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकती है डेवलपमेंट की, अलग अलग तरह से, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। दूसरी वाली पॉइंट हम देखते हैं कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वैसे इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान भी दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है कि व्हाट मे बी, ये क्या है, एक मिनट, हाँ अब हट गया।
वॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन। मतलब कि इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो, पर वही पर्टिकुलर चीज़ किसी और पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो। कैसे भैया? तो देखो, जैसे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, मतलब ज़मीन खरीदी, ठीक, और उस ज़मीन पर पहले खेत था, ठीक है, चीज़ को समझो। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर किसी किसान का खेत रहा था, पहले था किसी का किसान का खेत रहा होगा, ठीक है। तो उसने उस किसान से वो ज़मीन खरीद ली, या तो हो सकता है कि वो ज़मीन हड़प ली गई हो, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी ये हो जाता है। तो इस कंडीशन में किसान का तो नुकसान हुआ, पर उस कॉन्ट्रैक्टर की ग्रोथ हुई, मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर ने ज़मीन खरीदी और किसी को बेची तो उसको पैसा मिला, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो वो अच्छी चीज़ है, पर उस पर्टिकुलर किसान के लिए वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो यहाँ से सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए चीज़ अच्छी है, और जो तुम्हारा किसान है उसके लिए चीज़ गलत है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। और अगर डाउट आएगा भी तो ये आएगा कि भैया आपने तो केवल इसमें 2 लाइन लिखी है, और क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया गया तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा अगर किसी के दिमाग में आएगा तो। और यही चीज़ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो क्या चीज़? तो चीज़ ये है कि यहाँ पर हम खाली पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम चीज़ ये देखेंगे, अरे आजा, अच्छा 1 मिनट, हाँ, चीज़ ये देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स में पूछा गया, और तुम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे एग्जामिनर को, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। कैसे? कि अगर तुमसे पूछा गया कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें कि किसी एक काम के होने से किसी एक का बुरा हो रहा है और किसी एक के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि वही चीज़ किसी एक के लिए डेवलपमेंट है और किसी एक के लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्शन है, या फिर तुम कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है किसी और के लिए। तो तुम उसे कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, यही चीज़ मैटर करती है। एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना कि भले वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो खैर आते नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो तुम्हें मैक्सिमम, ठीक है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तुम्हें 6 से 7 पॉइंट लिखना है, ठीक है, 6 से 7 पॉइंट। क्यों भैया 6 से 7 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, 6 से 7 पॉइंट इनफ है, ठीक है। मैक्सिमम तुम 6 से 7 ले जा सकते हो अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और अगर तुम्हारा मतलब तुम्हें कम नॉलेज है, चीज़ के बारे में कम नॉलेज है, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम्हें 5 पॉइंट ही मालूम है, तो तुम्हें उस 5 पॉइंट को ऐसे लिखना है कि वो 6 से 7 पॉइंट आ जाए। अब तुम कहोगे कि भैया ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम 5 पॉइंट को कैसे 6 से 7 पॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइटिंग बड़ी करके। ये सारी कुछ निंजा टेक्निक्स हैं जिसे तुम लगा सकते हो क्वेश्चन को बड़ा करने में, आंसर को बड़ा करने में, जो कि लगाई जाती है मिनिमम। मतलब कुछ लोगों की राइटिंग पहले से बड़ी होती है और कुछ लोगों की छोटी होती है, तो उन्हें दुख होता है, नुकसान होता है। जैसे मेरी राइटिंग इतनी बड़ी नहीं थी, पर फिर भी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है ये आना चाहिए, ठीक है। खैर अगर तुम्हारी राइटिंग बड़ी है नहीं बड़ी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये नहीं है कि तुम राइटिंग को बहुत बड़ा कर दिए और उसमें जो लिखे हो वो उसके मतलब का ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसमें पूछा कुछ और तुम लिखे कुछ हो, और तुम सोच रहे हो मैंने भर भर के लिख दिया है तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमसे ऐसा कोई कहता है कि ऐसा होता है तो उससे कह दो कि ठीक है, आप अपनी बात अपने पास रखिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, ठीक है। उस बात को तुम भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी गलत बात होती है कि तुम कुछ भी लिख के चले आओगे तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, उससे नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है तुम्हारे पेपर पे, ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से याद रखो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब इसे हम हटा देते हैं और ऊपर चलते हैं, और चलो
तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, तो तुमको इतना समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं, मतलब अलग अलग इंसान के लिए डेवलपमेंट की अलग अलग मीनिंग होती है। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो, पर वही पर्टिकुलर चीज़ किसी और इंसान के लिए डेवलपमेंट की जगह डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें माइंड में रखो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। तो अब यहाँ पर आता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, इनकम की भी यहाँ पर हम बात करेंगे और अदर गोल्स की भी बात करेंगे कि अलग अलग और गोल्स क्या होते हैं। तो इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अब देखते हैं। तो यहाँ देखो, इन पीपल वांट मोर इनकम, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, पीपल वांट मोर इनकम, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पीपल वांट मोर इनकम, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विथ इट। तो देखो, अगर तुम्हें डेवलपमेंट, इस दुनिया में डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर मीनिंग है पैसा, क्योंकि पैसे के बिना कोई चीज़ तुम खरीद नहीं सकते और बिना खरीदे डेवलपमेंट होगा नहीं। अगर तुम्हें एक घर खरीदना है तो चाहिए पैसा, तुम्हें खाना खरीदना है तो चाहिए पैसा, तुम्हें खेत खरीदना या खेत में चीज़ें उगानी है तो भी तुम्हें पैसा चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसमें बीज डालने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा, तुम्हें उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, सीड्स डालने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें पैसे से ही आएंगी। तो एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज मनी, इज पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पैसा ही मैटर करता है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली पैसा ही मैटर करता है। तो यहाँ लिखा है कि पीपल वांट मोर इनकम, मनी और मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स का क्या मतलब होता है? मटेरियलिस्टिक थिंग वो होती है जो कि तुम खरीदते हो, जैसे पैसा हो गया, पैसा एक बहुत ही बड़ी मटेरियलिस्टिक थिंग है। तो लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए, ज़्यादा मनी चाहिए, इनकम मतलब मनी ही होती है, और यही सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। मटेरियल थिंग्स, देखो मटेरियल थिंग पैसा है, पैसे के बाद क्या है, तुम घर खरीदते हो वो भी एक मटेरियल थिंग है, तुम गाड़ी खरीदते हो वो भी एक मटेरियल थिंग है, तुम खाना खरीदते हो वो भी एक मटेरियल थिंग है। तो सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। यही यहाँ लिखा है कि इंसान को मोर इनकम चाहिए, मोर मनी चाहिए, क्योंकि जिससे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बाय करे। ठीक है, मैं एक एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आए, और नीचे डिस्क्रिप्शन से इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना इफ़ यू वांट। और आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और चलो, तो यहाँ पर मैंने ये किया था, यहाँ पर इसे अंडरलाइन किया था, क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती है तुम समझ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हारी पूरी लाइफ एक ही चीज़ पर डिपेंड है, वो है मटेरियलिस्टिक थिंग। मटेरियलिस्टिक थिंग कहाँ से आती है, किससे आती है? पैसे से आती है, और पैसा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पूरे लाइफ पे डिपेंड है। ठीक है, लाइफ हमारी डिपेंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हाउ एवर, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, हाउ एवर द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाए कि हाउ नॉन मटेरियल थिंग्स। अब वहाँ पर तुम्हें ये बताएगा नहीं कि नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि हाउ नॉन मटेरियल थिंग्स डिपेंड्स और इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। ठीक है, अफेक्ट आवर लाइफ, नॉन मटेरियल थिंग्स हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो उसके पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर नॉन मटेरियल थिंग्स। जो इंसान इसे मेरे लेक्चर को, मतलब जो डेवलपमेंट चैप्टर को पहले पढ़ चुका है, उसे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से, और जिसने नहीं भी पढ़ा है आई होप उसे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खैर, चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, तो कहना ये चाह रहा है कि नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी हमारी लाइफ डिपेंड होती है, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड होती है। तो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ क्या, मतलब हमारी लाइफ जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। तो नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती है, यहाँ पर तुम समझ गए होगे, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब मान लो कि तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है और तुम्हें ज़मीन में बैठा रहा है, पैसा खूब दे रहा है पर तुम्हें ज़मीन में बैठा रहा है, तुमसे तमीज़ से बात नहीं कर रहा है, तुमको मार के भगा दे रहा है, तुम्हारी जगह जगह पर बेइज्जती कर रहा है। हाँ, तो कुछ देर तक तो तुम बर्दाश्त कर लोगे पैसे के लिए, पर
कोई भी इंसान होगा तो वो बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो कहेगा ठीक है, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे पैसा नहीं चाहिए और मुझे जाने दो, मुझे इज्जत से रहना पसंद है, ठीक है। वो ये कहेगा तो कहेगा ही, ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि तुम देख रहे हो कि सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइफ डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स, यहाँ पर लिखा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो सही से समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आज पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा था कि द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो हमें इज्जत चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर तुम्हारे दोस्त को एक किसी तरीके से मतलब उसको अगर बेड पे बैठाया जा रहा है, चेयर पे बैठाया जा रहा है, तो तुम्हें भी बेड पे बैठाना चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को हर चीज़ की फ्रीडम मिल रही है तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारे दोस्त को सिक्योरिटी मिल रही है, मतलब उसे सिक्योरेंस मिल रहा है एक तरह से, तो तुम्हें भी मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो आगे है हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ नेशनल डेवलपमेंट मैंने केवल एक लाइन ली है और एक लाइन इज़ इनफ मेरे हिसाब से, ठीक है, एक लाइन मेरे हिसाब से का इनफ है। और यहाँ पर इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खैर, रेड कलर भी इतना बुरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम इसे कह सकते हो। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द सेंस कि इसकी एक अलग ही सी सेंस निकल रही है। कैसे, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग पर्सन्स के लिए मतलब जो कंट्री की डेवलपमेंट है, कंट्री की डेवलपमेंट तुम्हारे हिसाब से क्या है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के सामने की रोड नहीं बनी है तो तुम्हारे हिसाब से कि ये रोड बन जाए तो अच्छा रहेगा, हमारा मोहल्ला अच्छा हो जाएगा। या हो सकता है तुम थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो तो तुम ये सोचते हो कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अगर वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से की जाए और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, या जो भी तुम्हारा नोशन होगा वो इस तरीके से है तो ऐसा हो जाएगा तो कंट्री डेवलप हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से। हो सकता है किसी और के हिसाब से वो कुछ और चीज़ हो। इसीलिए ना कंट्री में मतलब दो अलग अलग नोशन के लोग आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग आते हैं। अच्छा, मान लो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं। मान लो कि एक पॉलिटिकल, एक मिनट, उठो भाई, तुम थोड़ा ऊपर आओ, हाँ, तो चलो, तो मान लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए है और एक पॉलिटिकल, चलो नीचे आओ, एक पॉलिटिकल पार्टी बी है। तो जो ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए पार्टी कहती है कि हमारे देश में रिवर्स साफ़ हो जाएंगी तो डेवलप हो जाएगी हमारी कंट्री थोड़ी सी, ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं। दूसरी पार्टी कुछ और कहती है कि ये हो जाए तो हमारे कंट्री डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से दो कन्फ्लिक्टिंग नोशंस आए, ये दोनों एक दूसरे से लड़े, तभी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग होती हैं, क्योंकि दोनों के नोशंस अलग होते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को लेकर के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनके पास डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस होते हैं अबाउट कंट्री डेवलपमेंट। अब एक चीज़ मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे आंसर्स होंगे, अब तुम एक लाइन नहीं लिख के आओगे, अगर तुमने ये एक लाइन याद कर ली तो तुम ये एक लाइन नहीं लिख के आओगे इन द एग्ज़ाम। तुम्हें एग्ज़ाम में थोड़ा और अच्छे से सजा के लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है, वो तुम्हें ये भी दे सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट को 5 मार्क्स में लिखो। तो अब तुम सोचोगे कि भैया नेशनल डेवलपमेंट में तो हमने एक ही लाइन देखी थी, बुक में भी मान लो तुमने देखा तो 2 से 3 लाइन देखी थी। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी माइंड के ऊपर है कि तुम किस तरीके से एग्जामिनर को दिखा सकते हो कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं 5 मार्क्स में ये आंसर लिख सकता हूँ 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अब तुम वो कैसे लिखोगे?
तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, दिमाग लगाए बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ से रट के चले जाओगे और वहाँ क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट हो गया तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया है। पर यार एसएसटी में इतना ज़्यादा चिंता मत करो, एसएसटी में क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक आते हैं, मतलब कि बहुत इजी भी नहीं आते और बहुत कठिन भी नहीं आते, ठीक है। ये चीज़ आई होप तुम्हें क्लियर हो रही होगी जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स के लिए जो कन्फ्लिक्टिंग और डिफरेंट नोशंस होते हैं उसे तुम अपने से बनाकर कैसे लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल ऐड करके। एसएसटी और ख़ासकर सिविक्स और इकोनॉमिक्स में, मतलब ज्योग्राफी में तो फिर भी तुम्हारे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तो फिर भी तुम्हारे डेटा के हिसाब से होता है कि क्या चीज़ है, अब तुम उसमें एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हो। ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में जो है फैक्ट वही लिखोगे। पर यहाँ सिविक्स और इकोनॉमिक्स में तुम एक चीज़ तुम्हारे लिए एडवांटेज है कि तुम अपने आइडियाज़ को हल्का फुल्का उसमें ऐड कर सकते हो, उससे तुम्हारे पास थोड़ा बहुत फ़ायदा आएगा, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब इसे इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आगे देखो, तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो देखो, अगर हमारी कंट्री फर्स्ट नंबर पे है इन केस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और बाकी वैसे वो 7th नंबर पे है हमारी कंट्री, ठीक है। तो कंट्री वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो कंट्री कैसे कंपेयर होगी। अभी मैं, हम लोगों ने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी, फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर देखो हमने ये पढ़ा था, ये यहाँ पर पढ़ा था कि पीपल वांट, यहाँ पर ये, हाँ, पीपल वांट मोर इनकम, मनी एंड मटेरियल थिंग्स, ठीक है। पीपल, यहाँ पर ये क्या आ गया, हाँ, तो यहाँ पर पीपल वांट मोर मनी इनकम फॉर मटेरियल्स थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, ठीक है, दैट वन कैन बाय विथ इट। तो यहाँ से तुम क्या समझ रहे हो, यहाँ पर तुम ये समझ रहे हो कि पैसे से हम चीज़ों को खरीदते हैं, क्लियर। तो पैसे से हम चीज़ों को खरीदते हैं तो मतलब पैसा मैटर करता है। इतनी देर से मैं यही बता रहा था कि पैसा मैटर करता है। और अब जब कंट्रीज़ को कंपेयर करने की बात आई है तब भी पैसा ही मैटर करेगा, क्योंकि हम कंट्रीज़ को एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। वो कैसे भैया, चलो आगे हम देखते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है, हाइलाइटर ऑन करते हैं और यहाँ पर टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसी भी कंट्री को कंपेयर करने में, किसी भी दो या दो से अधिक कंट्रीज को कंपेयर करने में जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है वो होता है पैसा, वहाँ की इनकम, वहाँ की टोटल इनकम। मतलब कि वहाँ पर एवरेज इनकम का मतलब ये होता है कि पर 100 पीपल में लोग पैसा कितना कितना कमा रहे हैं। यहाँ पर तुम एवरेज इनकम की डेफिनेशन को देख सकते हो। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम की ये डेफिनेशन तुम्हारे मुंह पर एकदम छपी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, ठीक है, 1 मार्क्स में तुम्हारी पूछ ली जाती है और तुम्हें वहाँ पर लिख के आना होता है। और अगर तुम सेम टू सेम ये लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम कहोगे कि अभी भैया आप कह रहे थे वहाँ पर चीज़ें बना कर लिखनी होती हैं, नहीं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें साफ साफ लिखनी होती है, जो होता है। अब तुम डॉग को ये नहीं लिखोगे कि डॉग एक मतलब डॉग को तुम अपने से बना के क्या लिख सकते हो, डॉग एक एनिमल है, डॉग के 4 पैर होते हैं, यही सब लिखोगे ना, कोई और चीज़ तो नहीं लिखोगे उसमें। तो उसी तरीके से होता है यहाँ पर। अब देखो, वैसे काफ़ी घटिया एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर एवरेज इनकम अगर देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज इनकम दिया है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 लोग एक घर में रहते हैं, 4 उंगली दिख रही है ना, तो एक घर में 4 लोग रहते हैं, उस पूरे घर की जो इनकम है वो 20,000 रुपये है। तो वहाँ उस पूरे घर की पर कैपिटा इनकम क्या हुई, 20,000 अपॉन 4, यानी कि 5,000 पर पर्सन, ठीक है, 5,000 वहाँ की एवरेज इनकम हुई। और वही पर कैपिटा इनकम भी होती है। तो कभी भी एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एवरेज इनकम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ कि क्या लिखना है हमें, कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये बार बार नौटंकी कर रहा है,
कोई बात नहीं, इसे हम संभाल लेंगे, ठीक है। हटा दिया मैंने इसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये लाइन में लिखा हुआ है, इस लाइन से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू इस पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एवरेज इनकम, ठीक है। जल्दी से ख़त्म करते हैं यार, क्योंकि 28 मिनट्स हो चुके हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं। और वैसे ज़्यादा चीज़ें वैसे नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें था ही क्या, ये चैप्टर बहुत इजी है यार, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर इन डेवलपमेंट गोल डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज़ यूज टू क्लासिफाइंग, इसको हटा देते हैं। यानी कि जो तुम्हारी पर कैपिटा इनकम होती है वो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्लासीफाई करने के लिए क्या मतलब, कंट्रीज़ भी पैसे के हिसाब से होती हैं। जैसे इंसान पैसे के हिसाब से होता है, गरीब, अमीर, बहुत अमीर, या फिर गरीब और उससे थोड़ा ठीक ठाक, और एक अमीर। तीन क्लासीफाई होता है मेनली, एक गरीब होता है, एक मिडिल क्लास होता है और एक अमीर होता है, ये तीन होते हैं। तो उसी तरह जैसे यहाँ पर कंट्रीज़ को भी किया जाता है कि जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये हाईलाइटर काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर है कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट देखो, अच्छा ये पॉइंट देखो कि कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ तुम्हें अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए याद, ये चीज़ एकदम अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए याद, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर तुम ये डेटा लिख देते हो, चीज़ें याद क्यों होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर्स आर लेस और लेस इज़ नोन एज आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़, ठीक है। तो कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम और कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम, ये तो आर रिच कंट्रीज़, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे इंडिया, इंडिया को लो इनकम कंट्रीज़ में वो डाला जाता नहीं, इंडिया का शायद 1560 कुछ इस टाइप है। तो तुम डेटा एकदम क्लियर देखना, क्लियर डेटा, जो नया डेटा होगा वो तुम्हारे पास न्यू बुक होगी, अगर नई बुक नहीं है तो वो ऑनलाइन तुम पढ़ सकते हो जा करके, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर डेटा ले लेना कि, या फिर तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि पर कैपिटा इनकम ऑफ, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी यहाँ पर जो तुम देख सकते हो लिखा हुआ है कि इनकम विथ कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर्स 12,056 पर एनम एंड एबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। तो जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इतनी थी, वो मतलब इतनी थी या फिर इससे ज़्यादा थी, तो उन्हें रिच कंट्रीज़ कहा जाता था इन 2017। ये डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लियर डेटा, न्यू डेटा। और नीचे देखो लिखा हुआ है कि कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर्स 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़, इंडिया जैसे। तो इंडिया लो इनकम कंट्रीज़ में लाया अभी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से याद रखो कि इंडिया अभी लो इनकम कंट्रीज़ में आता है, और ये काफ़ी बुरी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, खैर जैसा भी है अपना भारत तो महान है ही। और बाकी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो जल्दी से ये देख लेते हैं और फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद हमारी चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है। व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रीजन बिसाइड एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इक्वल सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कह रहा है, क्या कर रहा है कोशिश, तो यहाँ पर हम इसकी कोशिश समझते हैं। तो यहाँ पर है व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, ठीक है। चीज़ को समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें छाप के नहीं आना है और यहाँ पे तुम्हें रटना नहीं है। ये चीज़ें रटने वाली हैं ही नहीं, ये चीज़ें समझने वाली हैं और समझ के खुद से लिखने वाली हैं। यार अब ये बताओ, ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें से कुछ भी रटने लायक था? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा लगा होगा मेरे बताने के बाद या फिर पहले भी कि ये रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी तुमने देख लिया, एक पर्टिकुलर तुमने क्या देखा कि 955 यूएस डॉलर्स जो होते हैं उससे कम या फिर उतनी जितनी जिस भी कंट्री की वो होती है पर कैपिटा इनकम होती है, वो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं। और जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो यूएस डॉलर्स 12,056 पर एनम होती है,
वो रिच कंट्रीज़ होती हैं, या तो उससे ज़्यादा। ठीक, तो अब इसमें तुम क्या ही रटोगे, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि लो इनकम कंट्रीज़ के लिए क्राइटेरिया क्या है और रिच कंट्रीज़ के लिए क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आई होप यू सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और ऊपर भी हमने जितनी भी चीज़ें देखी, एक भी चीज़ रटने वाली नहीं थी। चलो जल्दी से ये चीज़ों को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर अब ये है कि अगर हम किसी भी कंट्री या के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर इनकम के अलावा भी जो वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट रहती हैं, मतलब एक सिग्निफिकेंट तुम कह सकते हो रोल अदा करती हैं। क्योंकि अगर कहीं की इनकम बहुत ज़्यादा है और वहाँ की फैसिलिटीज़ एकदम ख़राब है, तुम वहाँ गए तो तुम्हें हर जगह कूड़ा कचरा ही पड़ा मिल रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वहाँ ट्रेन नहीं चलती है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का, है ना। पैसा दिखना भी तो चाहिए, नहीं पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर जो ये चीज़ दी है कि पब्लिक फैसिलिटीज़, तो दीज आर, यहाँ पर हम ये इसके यूज़ करेंगे, तो दीज आर द सर्विसेज, यहाँ पर है कि दीज आर द सर्विसेज, ये हटे तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखो अब ये इसमें भी कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा कि दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो हॉस्पिटल्स आते हैं और मॉल्स आते हैं और लाइब्रेरीज आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तुम्हारा घर इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता, वो भी आता है पर वो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है कि वहाँ पे देखा जाए कि किसी कंट्री या फिर रीजन का उसमें देखा जाए। सैनिटेशन मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई है कि नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा मैंने बताया, ट्रेन, बसेस। और हेल्थ केयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है। और वाटर भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो यही सारी चीज़ें थी यार, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली रही होगी। यहाँ पर अब ये जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बस तुम्हें इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, और ये तो मुंह एकदम रट जानी चाहिए क्योंकि 9th में पढ़ी होती है कि हम ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि चीज़ें एग्जॉस्ट नहीं हो रही हैं और हम आगे की जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आती है, आने वाली है, उसकी जो नीड्स हैं उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब पढ़ो, sustainable development is defined as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ और इसे तुम्हें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है जिसमें हम प्रेजेंट में, हम जिस प्रेजेंट में जी रहे हैं, अपनी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब और जो फ्यूचर जनरेशन हमारे आने वाली है उसकी नीड्स के साथ या फिर उसकी एबिलिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम उसके लिए चीज़ें छोड़ेंगे, सब कुछ हम खा के नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर देखो ये साइंटिस्ट जो हैं वो वार्निंग भी दे चुके हैं, अब दी भी जा चुकी है कि साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप। तो यहाँ पर अब इसे भी कर देते हैं कि साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इस, अब तुम क्यों बचे हो भाई, तुम भी हो ही जाओ। क्या है ये, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसे छोटा करते हैं और पढ़ते हैं। तो scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable and some of the examples। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई साहब तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ करो, क्योंकि अभी जिस तरीके से तुम यूज़ कर रहे हो ये हमें तो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसी चीज़ें हैं, जैसे ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम कोल को बहुत ही गलत मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं, हम पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा उससे यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए देखो कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए साइकिल से चलना चाहिए। और बाकी
ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है, और ये दोनों चीज़ें तुम याद रखो, और इसको तुम थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ इतना नहीं लिखना होगा कि एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तुम इसमें अपने से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कुछ एग्जांपल जो दो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, थोड़े बहुत उसको जोड़ दो। ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये सारी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लिया है, और आई होप कि तुम्हें चैप्टर समझ में आया भी होगा। और ये जो नोट्स हैं ये तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर कर लो डाउनलोड। और अगर कोई भी तुम्हें डाउट होता है तो मुझसे तुम कहाँ पूछ सकते हो? कमेंट में पूछ सकते हो, और कहाँ पूछ सकते हो? इंस्टा पे पूछ सकते हो, और कहाँ पूछ सकते हो? टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ये तीनों हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। और आगे तुम्हें अगर कोई भी चैप्टर चाहिए तो बताओ। और कल हम एसएसटी का एक और चैप्टर कर रहे होंगे, वो ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री में से कुछ भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। आई तो भी बताओ, नहीं आई तो भी बताओ, और नहीं आई तो ये भी बताना कि क्यों नहीं समझ में आई, तो आई हैव टू इम्प्रूव इट। और बाकी मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ बची है। 38 मिनट्स के अंदर हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हाँ, कोई बात नहीं। जैसे आज मैंने बोला था कि 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँगा, थोड़ा सा एक्सीड हो गया, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम अगले दिन से इसे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और देखो, मैथ्स में जैसे कल से चैप्टर आएगा, देखो एक शेड्यूल वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें तुम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने शेड्यूल दिया है कि किस तरीके से हम चल रहे होंगे। एसएसटी का चैप्टर हम 14 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 14 चैप्टर्स हैं लगभग, तो 14 डेज़ के अंदर हम चैप्टर्स को करेंगे कंप्लीट। और उसके बाद 14 डेज़ के बाद जब हम चैप्टर्स को एसएसटी के कंप्लीट कर लेंगे, तो साथ में हम इन 14 डेज़ में एक मैथ्स का चैप्टर, एक साइंस का चैप्टर बीच बीच में लेते चलेंगे। और इंग्लिश और हिंदी के लिए मैंने बताया कि तुम अल्टरनेट डेज में खुद से पढ़ो। इंग्लिश के लिए तुम्हारे लिए समरीज पूरी तैयार है, कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स इंग्लिश में हैं उनकी पूरी समरी मैंने हिंदी में दी है, जिससे तुम पढ़ के चैप्टर्स को एक साथ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, या तो तुम चैनल पर जाकर भी देखोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमने 300 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट कर दी है, तुम लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और बाकी यहाँ पर अब मैं एक थैंक यू लिखना चाहता हूँ, और आई होप जिसने भी ये सेशन ज्वाइन किया उसको थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए इतना ही यार, तुम्हें फोड़ना है तुम फोड़ोगे और आग लगाओगे। और एक चीज़ और, पेंडेमिक है इसलिए अपना पूरा ध्यान रखो, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, जितना भी पढ़ रहे हो सब बर्बाद हो जाएगा। और जो भी ये वीडियो देख रहा है और मान लो कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो भी, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो यार। हम लोग मतलब कि हमारे यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी अच्छे से काम कर रही है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। क्योंकि मेरा 1-2 सब्सक्राइबर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया। मैंने कहा कि सबसे पहले तो एक काम करो कि अपने मतलब स्कूल को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, इससे तुम्हारी अगर कोई भी दिक्कत होगी एग्ज़ाम के टाइम तो वो फिर करेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। खैर वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। सो तब तक के लिए इतना ही यार, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और